वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की 6th क्लास। ठीक है, 5 क्लास हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे आपका NCERT। तो NCT तक तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया क्योंकि बहुत ज़रूरत थी उसकी। और NCERT को थोड़ा सा हम अलग टाइप में पढ़ना शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किससे पूछे जा सकते हैं, और इसके साथ ही हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है आपकी NCERT। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहला ही क्वेश्चन स्थापना से संबंधित होता है। जानकारी जब हम किसी भी संगठन की लेंगे तो पहले क्या करेंगे, उसकी स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है, 1961, 1962, 1963 या 1964। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है हमारा 1961। NCERT की स्थापना की गई थी 1961 में। अब इसके साथ हम इसके विषय में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। चलिए, डिटेल क्या है? जो आपका NCERT है वो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया? भारत सरकार ने। कब किया? 1961 में। और यह क्या है? एक स्वायत्त संगठन है। क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और यह जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ठीक है, किसके तहत पंजीकृत है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के साथ यह जो संगठन है यह क्या करता है? इसका जो मुख्य काम क्या है? स्कूली शिक्षा से संबंधित अकादमिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करना और उन्हें सलाह देना। तो इसका जो मुख्य काम है वह क्या है? स्कूली शिक्षा, यानी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो एकेडमिक मामले होते हैं उन पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करना है और उन्हें दोनों को सलाह देना है, केंद्र को भी और राज्य सरकारों को। ठीक, थोड़ी सी इसकी संरचना देख लेते हैं। बेसिक संरचना क्या है इसकी? इसके जो अध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। और अब ये मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं, अभी क्या हो जाता है आपका? शिक्षा मंत्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मानव संसाधन विकास मंत्री ना होकर के शिक्षा मंत्री होते हैं। दूसरा, बाकी सदस्य क्या होते हैं? राज्यों के शिक्षा मंत्री, UGC के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से 4 सदस्य, भारत सरकार द्वारा नियुक्त 12 सदस्य, और इन 12 सदस्यों में से 4 जो होंगे माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के उत्कृष्ट शिक्षक होंगे। ये तो इसकी संरचना आ गई। स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन लोग काम करेंगे? तो मेन जो इसका याद करने का पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। तो पहले जो आपका HRD मिनिस्टर होता था ना, अब वो क्या हो गए हैं? शिक्षा मंत्री हो गए हैं। ठीक है, ठीक। और जो NCERT के डायरेक्टर होते हैं ये तो अध्यक्ष हो गए। दूसरे उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। कोई फेमस एजुकेशनिस्ट होगा उसको इसका डायरेक्टर बना दिया जाता है। चलिए आगे क्या है इसमें? परिषद में कार्यकारी समिति, एक कार्यक्रम सलाहकार समिति और विभागीय सलाहकार बोर्ड होते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? कमेटी, एक कार्यकारी समिति होगी, एक कार्यक्रम सलाहकार समिति होगी और विभागीय सलाहकार बोर्ड होंगे, जो क्या करेंगे? सलाहकार बोर्ड जो होंगे अलग अलग विभागों और जो NCERT की घटक इकाइयाँ हैं उनके साथ संबद्ध होते हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड है, कार्यकारी समिति, ये किससे संबंधित होंगे? जो घटक इकाइयाँ और उसके जो डिपार्टमेंट होंगे। अब जो घटक इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE नई दिल्ली में स्थापित है। दूसरा, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET नई दिल्ली। तीसरा है आपका पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, इसका जो शॉर्ट है PSSCIB, और भोपाल। और ये तो इसके इकाइयाँ हैं, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान CIET, पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, और भोपाल में है ये। और अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में इसकी 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं। तो घटक इकाइयाँ क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो नई दिल्ली में है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET नई दिल्ली में, और पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यवसाय शिक्षा संस्थान जो इसका भोपाल में है। और बाकी जो घटक इकाइयाँ हैं वो क्या है? 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। और वो 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग। ये बहुत बार पूछा जाता है जो इसके क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा इसके उद्देश्य और कार्य भी देख लेते हैं।
एनसीईआरटी का उद्देश्य और कार्य क्या है। वैसे मैंने आपको जो और संस्थान पढ़ाए हैं उसमें आपका जो उद्देश्य और कार्य हैं वो अलग अलग लिखवाए हैं। मोस्टली क्या आता है, कार्य ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो फिर भी क्या है कि हमको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अभी मैं आज इस टाइप से आपको पढ़ा रही हूँ, आपको सही लगता है तो ज़रूर मुझे आप लाइक कीजिएगा। एनसीईआरटी का उद्देश्य और कार्यों में क्या आएगा। एनसीईआरटी शिक्षा में अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के विकास कार्यक्रम में शामिल है। तो एनसीईआरटी का जो काम है वो क्या है, शिक्षा में अनुसंधान यानी रिसर्च करना, प्रशिक्षण देना और विस्तार का विकास कार्यक्रम में शामिल है, ठीक है। तो 3 चीज़ें, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार। परिषद के प्रमुख उद्देश्य या कार्य इस प्रकार बताए गए हैं। शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, सहायता करना और समन्वय करना। पहला क्या है, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरा है विस्तार सेवा प्रदान करना। तीसरा पूर्व सेवा और सेवा में प्रशिक्षण का आयोजन करना। जो टीचर जो इन जॉब हैं और जो इन सर्विस हैं या पहले से जो सर्विस कर रहे हैं उसके सर्विस के दौरान उनके प्रशिक्षण का आयोजन करना। नवीनतम शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी का प्रसार करना। जो न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी आएंगी उससे संबंधित जानकारी का प्रचार करना। राष्ट्रीय महत्व के सर्वेक्षणों को प्रायोजित या व्यवस्थित करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय महत्व के जो सर्वेक्षण हैं स्कूलों से संबंधित उसको आयोजित कौन करेगा, आपका एनसीईआरटी, और ये इसी का पार्ट है, ठीक है। ताकि ये आयोजित क्यों करेगा सर्वेक्षण को, ताकि तात्कालिक समस्याओं की जांच पर जोर दिया सके। राष्ट्रीय महत्व के सर्वेक्षण किए जाएंगे, उससे क्या होगा, समस्याओं की जांच पर जोर दिया जा सकेगा। फिर क्या है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शुरू करना और उन्हें प्रशासित करना। शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयोग को प्रोत्साहित करना और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साहित्य प्रकाशित करना, ये उसके उद्देश्य हैं, ठीक है। मेन तो है कि टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो एजुकेशन में, और आपका शिक्षक में शिक्षा में अनुसंधान किस प्रकार का हो, सर्वेक्षण हो, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शुरू करना, तो ये इसके क्या है, मेन उद्देश्य और कार्य हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संगठनों की नींव से संबंधित सही कालक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने लगे हैं बार बार कि जो कालक्रम लगाने का आता है, ये सभी क्या है, 4 यहाँ पे दिए गए हैं, तो चारों क्या हैं, आपके राष्ट्रीय संगठन है शिक्षा से संबंधित। सबसे पहला ऑप्शन है एनसीईआरटी, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। इसकी इंग्लिश में मोस्टली ये कॉमन चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको टोटल एक्सप्लेन करके लिखा है। इग्नू और एनसीटी, या 4 ऑप्शन में आप देख, या पहले भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, फिर एनसीटी, फिर एनसीईआरटी या इग्नू, या तीसरा ऑप्शन एनसीईआरटी फिर एनसीटी बना इग्नू या फिर भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, और लास्ट में है सबसे पहले इग्नू फिर एनसीईआरटी भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान या एनसीटी। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है कि सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा, सही कालक्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 तो आप जानते हैं, एनसीईआरटी, इग्नू और एनसीटी, ठीक है। एनसीटी की क्लास में आपको करवा चुके हैं और आप जानते भी होंगे कि एनसीटी कब बना। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं 1961 में बना। शायद इग्नू की जानकारी आप लोगों को ना हो और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की जानकारी ना हो। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर 1, यानी पहले आपका एनसीईआरटी, फिर बना आपका भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, फिर इग्नू और फिर एनसीटी। अब इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि कब कब ये बने, तभी चीज़ें याद रह पाती है ना। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो एनसीईआरटी है वो तो भारत सरकार का स्वायत्त संगठन है और इसे 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मा सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। इसे छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सोसाइटी कैसी बनाई गई थी, जब सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनाया गया ना, तो किस प्रकार की सोसाइटी बनाई गई, साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में। चलिए अब अब थोड़ा सा इसमें जो है हमने और डिटेल इसमें लेने की कोशिश की है। जो एनसीईआरटी है इसकी स्थापना शिक्षा की एक सामान्य प्रणाली को डिज़ाइन और समर्थन करने के एजेंडे के साथ की गई थी। तो एजेंडा क्या था जब एनसीईआरटी की स्थापना भी, जो शिक्षा के एक सामान्य सिस्टम चल रहा था ना, उसको डिज़ाइन देना, उसको एक रूप देना
और उसका समर्थन करने का एजेंडा था। एजेंडा था क्या था? तो शिक्षा की सामान्य प्रणाली चाहिए थी, उसको एक डिज़ाइन देना, उसको एक आकार देना, उसको रूप देना और उसका समर्थन करना। और किस प्रकार का डिज़ाइन देना था? जो चरित्र में राष्ट्रीय है और देश भर में विविध संस्कृति को सक्षम और प्रोत्साहित भी करती है। तो जो जिस हिसाब से स्थापना की गई थी उसमें क्या था, क्या करना था, हमें किस प्रकार की शिक्षा बनानी थी? जो शिक्षा चरित्र में राष्ट्रीय हो और देश भर में जो हमारी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं उसको सक्षम बनाएगी और उसको प्रोत्साहित भी करेगी। हमारी विविधता में एकता को प्रोत्साहित करने के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना था। किसको? शिक्षा प्रणाली को। फिर भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्यों की गई थी, हो सकता है पूछ लिया जाए। भारत उन्नत अध्ययन संस्थान जिसका फुल फॉर्म है IIAS, ठीक है, यह शिमला में है। अब पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में कि भारत उन्नत अध्ययन संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। ये क्या है? भारत में स्थित एक शोध संस्थान है और यह कब बना? 1964 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और 20 अक्टूबर 1965 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आपका ये उन्नत अध्ययन संस्थान बना 64 में, NCERT बना आपका 1961 में। आगे आपका जो इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये एक केंद्रीय मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भी 1985 में भारत की संसद द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 पारित करने के बाद की गई थी। तो इसकी स्थापना होती है 1985 में, इसकी 64 में, इसकी 61 में। ठीक है, नंबरिंग देख लीजिएगा आप, ये ठीक है, ये 61, ये 64, इसके बाद 85 और लास्ट में आता आपका NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 तहत स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये स्थापित कैसे हुआ? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत स्थापित भारत सरकार का एक सांविधिक या इसको वैधानिक भी कहा जाता है, सांविधिक या वैधानिक निकाय है। और इसकी स्थापना कब होती है? आपकी 1995 में। यह क्या करता है? औपचारिक रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों, कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं की देखभाल करता है। तो इसका मुख्य काम तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। बाकी इसका जो डिटेल है NCT का तो अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया गया, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमने यहाँ पे इनकी सीरीज़ लगाई है कालक्रम, तो आप देख सकते हैं NCERT 1961, भारत उन्नत अध्ययन संस्थान 1964, इग्नू 1985 और NCT आपका 1995 है। ये 1985 में बनाया गया था आपका इग्नू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NCERT के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? ये पूछ रहे हैं। NCERT के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? स्कूल प्रशासक यानी जो हमारा मोस्टली क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या समय निष्ठा, नेतृत्वता, ईमानदारी या योग्यता? तो NCERT ने क्या कहा है स्कूल प्रशासक के लिए महत्वपूर्ण गुणवत्ता? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल प्रशासक के लिए NCERT कहता है सबसे महत्वपूर्ण योग्यता या गुणवत्ता या क्वालिटी, वो है आपकी लीडरशिप। ठीक, NCERT के प्रतीक चिन्ह में एक दूसरे से लिपटे हुए 3 हंस NCERT के कार्यों के आधार पर 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का पहलू नहीं है? NCERT के कार्यों के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं और NCERT के प्रतीक चिन्ह में 3 हंस हैं एक दूसरे से लिपटे हुए। तो ये बताना है कि कौन सा NCERT का पहलू नहीं है। 4 है यहाँ पे: भर्ती, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और विस्तार। अभी मैंने जब आपको डिटेल में बताया NCERT के वो तो NCERT से संबंधित चीज़ें, तो हमने पढ़ा था कि 3 तो उसके पहलू हैं, चौथा इसमें से नहीं है। तो सही आंसर हो जाता है भर्ती। भर्ती NCERT के जो कार्य करने के पहलू हैं उसमें शामिल नहीं है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। NCERT का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 3 हंस लिपटे हुए हैं और ये कहाँ से लिए गए? अशोक अवधि स्मारक चिन्ह से। और NCERT के
तीन मुख्य कार्यों के एकीकरण के प्रतीक हैं। तीन हंस। तीन मुख्य कार्य कौन कौन से? अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और विस्तार। तो एनसीईआरटी के तीन मुख्य कार्य हैं अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और विस्तार। एनसीईआरटी का आदर्श वाक्य है शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन। तो एनसीईआरटी का आदर्श वाक्य भी याद कर लीजिएगा, शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन। यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ईशा उपनिषद से। और ये तो जानकारी होगी कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें क्या है? शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, जो पहला पहलू है। सेवा से पूर्व तथा सेवा में रहकर दोनों टाइम पर शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये चीज़, और विभिन्न विस्तार कार्यक्रम प्रदान करना जैसे मुख्य उद्देश्यों के साथ क्या करता है? एनसीईआरटी काम करता। तीन ही पहलू हैं इसके, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और विस्तार। भर्ती इसका पहलू नहीं है, भर्ती का काम किसका है? एनसीटीई का। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC एक इकाई है? एनसीईआरटी, एनसीटीई, नीपा, NIEP या NRF। तो कौन से संगठन में ERIC एक इकाई है? या तो आपने इसका डिटेल पढ़ा हो या आप उसको फुल फॉर्म जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के घटक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, तीन घटक हमने ऊपर देखे थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति ERIC, ठीक है, जो ERIC पूछा गया। और इसमें है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर, और यहाँ पर आएगा आपका शिलोंग। पांचवा छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो शिलोंग। यहाँ पर कितने हैं? 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। तो एनसीईआरटी घटक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? ऊपर हमने 3 घटक इकाइयाँ लिखी थी ना। एक लिखा था केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति ERIC, और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE। और लास्ट में है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में जो स्थित 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, ये इसके घटक हैं, ठीक है। अब ERIC के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो ERIC यानी शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति NCERT की एक स्थायी समिति है, जो क्या काम करती है? विद्यालय और शिक्षक शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो क्या करती है ये? विद्यालय और शिक्षक शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा, रिसर्च को बढ़ावा देने में और उस रिसर्च को समर्थन देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। दूसरा, NCERT की शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति ERIC संगठन के अंदर और बाहर शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनुसंधान परियोजनाओं को निधि प्रदान करती है। तो NCERT दूसरा क्या काम करती है? जो संगठन के अंदर हैं और संगठन के बाहर जो शोधकर्ता जो अनुसंधान कर रहे हैं, उन अनुसंधान परियोजनाओं को फंड देती है। और नियमित रूप से यह शैक्षिक अनुसंधान सम्मेलनों का आयोजन भी करती है। तो ERIC एक तो NCERT की समिति है, दूसरा इसकी थोड़ा डिटेल हमने यहाँ पे जानकारी ली। तो NCERT से संबंधित जो जानकारियाँ थी मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है। अब ये तो हम जान चुके हैं, जो शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने क्या क्या था 1961 में इसकी स्थापना की थी। NCERT की मुख्य जिम्मेदारियां सभी जानते हैं, अनुसंधान और विकास, सेवाकालीन और सेवा पूर्व प्रशिक्षण, विस्तार और प्रसार कार्य, जो किसके लिए है? सभी विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रमुख लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना किसके कार्यों में से एक है? भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना किसके कार्यों में से एक है? NCERT, SCERT, UGC और NCTE। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका NCERT, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने फटाफट इसलिए आगे बढ़ाया, तो थोड़ा सा अभी डिटेल में देख लेते हैं क्या है। तो हम जानते हैं NCERT के उद्देश्य क्या है? शैक्षिक अनुसंधान, नवीन विचारों और अभ्यास के प्रयोग को बढ़ावा देना और
संचालित करना। ठीक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 पाठ्यक्रम के इसके जो ये है ना NCF के हिसाब से पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, शिक्षण अधिगम सामग्री और किट, प्रशिक्षण मॉडल और रणनीतियाँ, ऑडियो वीडियो ICT सामग्री, ये सब किसके उद्देश्य हैं? NCERT के उद्देश्य हैं। फिर उसके बाद सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, इतने उसके उद्देश्य हैं। तो इसके बेस पे ये है कि जो भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना NCERT कार्यों में से एक है। जो पाठ्यक्रम निर्माण है आपका, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये जो ऑडियो वीडियो ICT सामग्री, सब काम किसका है? आपका NCERT का है। और ये किसके तहत अभी जो पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई है इसके अंतर्गत ये चीज़ें हैं। और ये इसलिए जो ये लाइन है कि भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना, ये किसका काम हो जाता है? NCERT का काम हो जाता है। ये जितने मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उत्तराखंड के तो नहीं हैं लेकिन ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो इन्हीं के बेस पे थोड़ा मैं आपको आज डिटेल करवाने की कोशिश की मैंने NCERT की। बाकी NCERT का जो डिटेल क्लास है वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊँ।